गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 7th क्लास का ज्योग्राफी का लेसन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैं इस लेसन को 2 पार्ट में कवर करूंगा। शुरू में तो जो इसका हाफ पार्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन तक है वो, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के सारे मीन्स और कम्युनिकेशन। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी इस कंप्लीट लेसन की। तो आज हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए लेसन का नाम क्या सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो लेसन का नाम पे देखिए, ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? मानवीय वातावरण। और सेटलमेंट्स होता है बस्तियां, जो आज की डेट में हम जिस भी तरह से रह रहे हैं, चाहे कोई आप देख रहे होंगे कि अगर सड़कों के किनारे आप कई बार देखते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, या फिर आप कोई बहुत ही ज्यादा पोर सेटलमेंट देख रहे हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छे बड़े बड़े घर बने हुए हैं, ये सभी के सभी एक पार्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट होता है परिवहन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन। और तीसरा होता है कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बात को पहुंचाना या अपने विचारों को व्यक्त करना। तो इन तीनों के ऊपर ये पूरा का पूरा लेसन डिपेंड करेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये बुक मेरे पास इंग्लिश की है, पर मैं बाइलिंगुअली समझाऊंगा आप सभी को, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ आ जाए। अब देखिए, in chapter 1 you have learned that the early human beings depended entirely on the nature for food, clothing and shelter. But with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. अब देखो, आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा कि जो शुरुआती ह्यूमन थे, मतलब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो पूरी तरह नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। चाहे खाने के लिए हो, क्योंकि खाना भी उनको नेचर से मिल रहा था, डायरेक्ट फल तोड़े या शिकार किया। क्लोथिंग के लिए, क्लोथिंग मतलब जो कपड़े वगैरह उनके पास थे, उसके लिए भी डायरेक्टली वो नेचर पे डिपेंडेंट थे। क्योंकि उस टाइम पर हुआ क्या करता था, कोई इतनी आज की डेट में जैसे आप अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। सिर्फ वो खाल पहना करता था, पत्ते पहना करता था। और साथ में शेल्टर के लिए भी उसके पास कोई अच्छी टेक्निक्स नहीं थी, इसलिए वो गुफाओं कंदराओं के अंदर रहा करता था। बट जैसे जैसे ह्यूमन ने नई स्किल्स सीखी, स्किल होता है नए नए कौशल, खाना उगाने के। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ना 6th क्लास के अंदर, कि शुरू में तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे, हंटर गैदरर्स थे। बाद में जब उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की तो वो एक जगह पर रुक गए। क्यों? क्योंकि खेती के लिए लंबा टाइम लगता था किसी भी जगह पर। तो इस तरह से वहां पर उन्होंने खाना बनाना सीखा, खाना उगाना सीखा, घर बनाना सीखा, और भी बाकी सारे काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन के मेथड सीख लिए, कम्युनिकेशन के मेथड सीख लिए। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे आज की डेट में हम क्या है, जो इंसान है ना, उनको हम बोलते हैं होमोसेपियंस, और साइंस के हिसाब से हम 5th एप हैं। मतलब एप की जो लंगूर है या चिंपैंजी जिन्हें बोलते हैं, उनकी 5वीं प्रजाति के अंदर इंसान आता है। इससे पहले एक प्रजाति होती है नियर द डल्स ने कुछ भाषा और सिग्नल डेवलप किए थे। सबसे पहले जो हमारी भाषाएं आई हैं उन्हीं से आई हैं। उन्होंने कुछ सिग्नल डेवलप किए थे, और उसके बाद हमारे वो सिग्नल धीरे धीरे वर्बल होते गए। पहले वो इशारों से बात करते थे, फिर वर्बल होते गए, और करते करते आज की डेट में हम इतना इलेबोरेट लैंग्वेजेस पर आ चुके हैं। अब आ जाइए, सेटलमेंट्स आर द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। बस्तियां वो जगह होती हैं जहां पर लोग अपना घर बनाते हैं। घर चाहे जैसा भी हो, चाहे छोटा, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग हो, लेकिन जहां पर एक साथ कई सारे टाइप के घर होते हैं उसे हम बोलते हैं सेटलमेंट्स या बस्तियां। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near the river valleys as water was available and the land was fertile. अब देखिए, जब शुरू में तो ह्यूमन जब इधर से उधर जा रहा था तब उसे कभी भी घरों की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद जब उसने फसलें उगानी स्टार्ट की तो फसलों के साथ होता क्या था, आप में से भी आप हरियाणा के लोग हैं, आप सभी को पता होगा कि फसलों को उगाने के लिए, कोई भी फसल हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सभी को उगाने के लिए टाइम लगता है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इंसान को वहां पर रुकना पड़ा, और जिसकी वजह से जरूरी हो गया था कि उस फसल के आसपास ही वो अपना घर बनाए, परमानेंट होम। यहां पर उसने स्पेशली क्यों लिखा? क्योंकि उस टाइम पर घर कच्चे भी हुआ, इस तरह से हुआ करते थे कि कभी बनाए और छोड़ के चले गए, तो यहां पर उन्हें परमानेंट रहना पड़ता था। और अगली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। की जो शुरुआती बस्तियां थी वो किसके किनारे बनी? नदियों के किनारे बनी, क्योंकि वहां पर पानी अच्छे से अवेलेबल था और लैंड ज्यादा फर्टाइल थी। इसके मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारी भारत की जो सभ्यताएं थी उनके अंदर कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा की।
हड़प्पा की सभ्यता आप देखेंगे तो वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? वो थी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु, सतलुज, इन सभी की जो 5 नदियों का जो जिसको आज की डेट में जिन नदियों में जैसे पंजाब का नाम पड़ा हुआ है, वो 5 नदियों के किनारे यहाँ पर सभ्यता बनी थी। उसके बाद गुजरात में जो सभ्यताएं थी लोथल की और मोहनजोदाड़ो की। उसके बाद आप जो और सभ्यताएं देखेंगे, चाहे इजिप्ट की सभ्यता देख लीजिए। इजिप्ट में अफ्रीका के अंदर 2 सबसे पहले सभ्यताएं बनी थी, मोरक्को और इजिप्ट के अंदर। जो मोरक्को के अंदर जो अवशेष मिले हैं, एक बात आपसे मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। जो मोरक्को के अंदर शेर मिले हैं, वो फॉसिल्स मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो इंसान के नहीं मिले हैं। वो जो इंसान से पहले की प्रजाति जिसे हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, आदमी जो हम आज वाले हैं, इनको बोला जाता है होमो सेपियंस, जिनका दिमाग बड़ा है और हाथ पैर छोटे हैं। लेकिन पिछले जो होमो इरेक्टस थे, उनके दिमाग छोटे थे और हाथ पैर बड़े थे, ज्यादा जान थी उनके अंदर। तो उसके अवशेष मिले हैं। मतलब वहां पर सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हो गई थी सोबो रिवर के किनारों पर। और जो परमानेंट सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हुई वो बनी थी अफ्रीका के अंदर नील नदी के किनारे। जैसे आपने देखा होगा इजिप्ट की सभ्यता, जहां पर मम्मीज वगैरह मिलती हैं, जिनको वो मुर्दे दफना दिया करते थे राजाओं को, बड़े बड़े ट्रायंगल से बना के, पिरामिड्स बना के। तो उसको क्या बोलते हैं? मम्मीज बोलते हैं, और उन ट्रायंगल्स को बोलते हैं पिरामिड्स। तो इस टाइप की जो सभ्यताएं थी, ये भी सारी की सारी रिवर्स के किनारे हुई, क्योंकि वहां पर नील नदी बहती थी। अब चाहे अमेरिका के किनारे, अमेरिका में देख लीजिए, जो पहली सभ्यता थी वो आइडाहो में बसी थी। आइडाहो में सैल्मन रिवर थी, जहां पे मछलियां वगैरह काफी अच्छे से मिल जाया करती थी और खेती भी हो जाया करती थी। अब साउथ अमेरिका में देखेंगे तो अमेजोन के किनारे बसी थी। तो सारी की सारी जो सेटलमेंट्स थी वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही बसी थी। अब आप चाइना में देखेंगे तो वांग ही नाम की रिवर थी, ये लिखा भी हो यहाँ पर, वांग ही, इसको वांग ही कहेंगे, हवांग ही नहीं कहेंगे, वांग ही रिवर नाम था। ईरान के अंदर जो सभ्यता थी वो टिग्रिस नदी के किनारे बसी थी। तो इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो नदियां थी उन्होंने सभ्यताओं को बसने में काफी मदद की। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब यहां सिर्फ व्यापार नहीं है। ट्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज का मूवमेंट करवाना, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह अपने विचारों को व्यक्त करना, या किसी भी तरह का आदान प्रदान, वो सभी ट्रेड के अंदर आता है। कॉमर्स, वाणिज्य एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड दस सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर वैलीज। और हुआ क्या, धीरे धीरे जब इंसान डेवलप हुआ तो उसने और काफी काम करने स्टार्ट किए, और जो सेटलमेंट्स थी वो रिवर वैलीज के किनारों पर बसना स्टार्ट हो गई। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट टाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। अब देखिए, सेटलमेंट्स 2 टाइप की होती हैं, परमानेंट होता है स्थायी, और टेम्परेरी होती हैं अस्थायी। जो लंबे समय के लिए बनती हैं उन्हें तो हम बोलते हैं परमानेंट, और जो छोटे समय के लिए बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं टेम्परेरी, अस्थायी बस्तियां। द पीपल लिव्ड इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन ऑफन ड्वेल्ड इन टेम्परेरी सेटलमेंट्स। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। अब ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? यहाँ एक वर्ड है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका लिटरल मीनिंग बताऊंगा क्या होता है ट्रांसह्यूमेंस का मतलब। अब दोबारा से वापस लाइन पर आइए। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, अब जो घने जंगलों में रहते हैं, गर्म या ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, अगर कोई भी अमेजोन के जंगल के किनारे रह रहा है, अमेजोन नदी में जंगलों में रह रहा है, नदी के किनारे में, तो उसकी जो सेटलमेंट होगी वो आमतौर पर क्या होगी, टेम्परेरी होगी। क्यों? क्योंकि जिस साल भी अमेजोन के अंदर ज्यादा पानी आएगा, या जिस सीजन में भी अमेजोन के अंदर ज्यादा पानी आता है, तो वहां से उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा बाढ़ की वजह से, या फिर अलग अलग कारणों की वजह से। अब मान लो कहीं पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट के अंदर होता क्या है, जब सूखा पड़ेगा, जब बारिश वगैरह नहीं होगी, खाने को नहीं होगा, तो वहां से लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यही मतलब होता है ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का हिंदी में मतलब होता है ऋतु प्रवास, कि जब मौसम बदलने के साथ प्रवास होता है। जैसे अगर देखिए कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां से लोग शिफ्ट हो जाते हैं, या बहुत सारी गर्मी पड़ती है तो वहां से लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रांसह्यूमेंस। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। इन दीज सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। होता है कि आज की डेट में आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट्स जो हैं परमानेंट सेटलमेंट्स हैं, जहां पर लोग अपने पक्के घर बनाकर रहते हैं। आइए अगले पेज पर। अगले पेज पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखी है। एक डायलॉग है 2-3 लोगों के बीच में। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग। वीजिंग होता है हाफती हुई, जैसे लंबी लंबी सांसें भरते हैं ना। तो हुआ क्या, मैरी के बर्थडे पार्टी थी, मैरी अपने सभी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी और गुरप्रीत के आने का वेट कर रही थी, ताकि गुरप्रीत के आने पर वो केक कट कर सके। जब गुरप्रीत आई तो बहुत ही थकी हुई, खांसती हुई और हाफती हुई आई। शी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरेबल।
उसने कहा कि जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ था बाहर, वो टेरिबल, भयानक ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। मैरी की जो मम्मी थी मिसेस थॉमस, उन्होंने उसके कमर पर हाथ से हाथ रखा और कहा इस सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। और इसको मैं आप डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। प्रसाद एक जो लड़का जो विलेज से आया हुआ था, उसने कहा कि हमारे जो गांव वगैरह उनके अंदर तो इतने ज्यादा विलेजेस नहीं होते, तो इतने ज्यादा गांव के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। तो उसकी मम्मी ने बताया, मैरी की मम्मी ने, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां हैं और लोग रोज रोज आते रहते हैं। तो फिर प्रसाद ने पूछा कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ क्यों रहे हैं। तो उसके पापा ने बताया कि यहाँ पर जो जॉब्स वगैरह के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं और इस वजह से बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाई होता जाता है शहरों का स्पेस। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, इफ सो मेनी पीपल कीप ऑन कमिंग टू द सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव। तो मैरी ने पूछा, अगर सभी के सभी लोग आते रहेंगे तो शहरों में होगा क्या और रहेंगे कहाँ पे ये। मिस्टर थॉमस सेड, जो मैरी के पापा हैं, दैट इज वाई यू सी मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज। Prasad said, our village may not have big cinema halls, well-equipped school or good hospital, but we have a lot of open space and fresh air to breathe in. When my father was sick, we had to rush him to the city hospital. अब यहाँ पर देखो 2-3 बातें निकल कर आई हैं। तो मिस्टर थॉमस ने कहा कि जब इतने सारे लोग आके रहते हैं तो होता क्या है, जब लोगों के पास रहने को पैसे नहीं होते और पूरे सुविधाएं नहीं होती, तो बड़े बड़े शहरों के बाहर झुग्गी झोपड़ियां बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे आप में से कोई दिल्ली या चंडीगढ़ गया हो, स्पेशली दिल्ली, जब भी आप दिल्ली में जिस मर्जी साइड सेंटर कीजिए, आपको बाहर बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियां मिलती हैं रेलवे स्टेशन के आसपास। तो वो नतीजा किसका है कि जब दिल्ली बसना स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पर लोग अपने कामों की तलाश में, अच्छे अच्छे मौकों की तलाश में जब आए होंगे, तो रहने वगैरह के लिए कुछ मिला नहीं होगा, तो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना ली उन्होंने। और यहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं होती, बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में, बहुत ही छोटे छोटे घरों में रहते हैं, और पावर सप्लाई और पानी की दिक्कत यहाँ पर आम दिखते हैं। तो वहाँ प्रसाद ने एक बात कही कि हमारे गांव के अंदर बड़े बड़े स्कूल, सिनेमा हॉल्स, ये सब नहीं होगा चाहे, लेकिन हमारे पास बहुत ही खुली जगह है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा है हमारे पास सांस लेने के लिए। लेकिन उसने लास्ट में एक बात कही, व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। लेकिन जब मेरे दादाजी बीमार थे तो हमें उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल आना पड़ा। तो मतलब बात क्या है कि वहाँ पर कुछ सुविधाएं तो हैं, जैसे खुली हवा है, खुली जगह है, लेकिन वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तो बेसिक सुविधाओं की कमी है वहाँ पर भी। अब देखिए, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर ऑफ द सेटलमेंट, द रूरल सेटलमेंट एंड द अर्बन सेटलमेंट। तो अब ऊपर वाली कन्वर्सेशन से हम अलग अलग नतीजा निकाल सकते हैं कि किस टाइप की रूरल सेटलमेंट होती हैं और किस टाइप से अर्बन सेटलमेंट बसती हैं। द विलेजेस आर द रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एटसेट्रा। अब देखिए, जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस एक टाइप की रूरल सेटलमेंट होती है जहां पर लोग किन कामों में लगे होते हैं, एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, मछली पालन हो गया, जिसे पिसीकल्चर बोलते हैं मछली पालन को, तो लेकिन फिशिंग होता है मछली पकड़ना। आप देखेंगे कि हरियाणा के जगहों पे तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पानी इतना नहीं है जहाँ पे मछलियाँ हों। लेकिन जब आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे ना, जैसे ये देखिए, ये जो इंडिया का कोस्ट लाइन है सारा का सारा, यहाँ के जितने भी विलेजेस हैं सभी के सभी मछली पकड़ने के अंदर इन्वॉल्व हैं अभी देखिए, रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्टेड और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट होता है कि बहुत ज्यादा संघनी, और स्कैटर्ड होता है दूर दूर फैली हुई। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो गांव के अंदर ऐसा होता है कि कई बार तो बहुत ही आसपास में घर बने होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर फैले हुए, जैसे ढाणियां होती हैं, कितने कितने किलों के अंदर एक ही ढाणी होती है। द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है जहां पर बहुत ही सारी घर वगैरह एक ही साथ बने होते हैं, जहां पर फ्लैट लैंड मिल जाती है। क्योंकि देखो, पहाड़ों के ऊपर बहुत ही कम ऐसी जगहें मिलेंगी जहां पे आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलेंगी। जैसे आप अगर जाएंगे तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, इंडिया का एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति के नाम से, मैं यहां पर लिख रहा हूं लाहौल स्पीति, स्पेलिंग के अंदर सारा थोड़ा चेंज हो सकता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये इंडिया का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। कि अगर आप किसी भी जगह को देखेंगे तो यहां पर आपको किसी भी किलोमीटर के मुकाबले सबसे कम लोग मिलेंगे। और एक फैक्ट भी है कि अगर हम दिल्ली के हिसाब से रहेंगे, जैसे लोग दिल्ली में रहते हैं इतने आसपास मिलके, अगर हम दिल्ली में रहेंगे
तो हम तमिलनाडु के 91% एरिया में ही पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा इंडिया। ये फैक्ट है, दोबारा ध्यान से सुनना। अगर हम दिल्ली की तरह ही संगने संगने होकर रहेंगे आसपास कॉम्पैक्ट बनाकर, तो तमिलनाडु के 91% एरिया में या 90% एरिया में ही पूरे आ जाएंगे। और अगर हम लाहौल स्पीति की तरह रहेंगे, अगर सारा का सारा इंडिया, तो इंडिया की पॉपुलेशन को पूरा आने के लिए 92 इंडियाज लगेंगे। तो देख सकते हो आप कितना ज्यादा फर्क पड़ता है हमें कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स का। अब देखिए, इन्हें स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है वहां पे ड्वेलिंग होता है, जो घर वगैरह होते हैं ये बहुत ही बड़े एरिया में फैले होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि घर बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत ही बड़े बड़े एरिया में कोई एक आधा घर होता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इस तरह की जो सेटलमेंट्स मिलती है वो मिलती है हिली ट्रैक्ट्स में, मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं। थिक फॉरेस्ट मतलब जो घने जंगल हैं। जैसे अब घने जंगलों में होता क्या है, किसी ने थोड़ा सा जंगल साफ करके अपने लिए घर बनाया, बहुत ही किलोमीटर दूर किसी ने और जंगल साफ करके अपने लिए थोड़ा सा कबीला या घर बसा लिया, इस तरह से। या फिर रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम होता है चरम, मतलब चरम का क्लाइमेट होता है, जब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ही ज्यादा ठंड हो, तो वहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका सबसे बड़ा स्टेट है अलास्का, लेकिन वहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है कि जब भी आप वहां पर रहने के हिसाब से बड़ा स्टेट देखेंगे तो लोग कहते हैं टेक्सास, लेकिन असली में एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट उनका कौन सा है? सबसे बड़ा एरिया वाइज उनका स्टेट है अलास्का। और वही हरियाणा का और वही अपने भारत का हाल है। जैसे आप देखेंगे एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर बसती है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बसती है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा का बेसिन बनता है और वहां पर बहुत सारी नदियां हैं। तो वहां पर आपको अभी बताया था मैंने कि जहां पर भी नदियां होती है वहां पर सेटलमेंट ज्यादा बस जाती हैं। तो इसी वजह से राजस्थान में ज्यादा जगह होने के बाद ही वहां पे थार का डेजर्ट है, तो वहां पे वेजिटेशन और लाइफ को सपोर्ट कम मिलता है। लेकिन यूपी, बिहार, आगे हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, अगर आप देखेंगे, मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूं। अगर आप इस इलाके को देखेंगे ना, यहां से लेकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इतने से इलाके के अंदर ही आपको 70 करोड़ लोग मिलेंगे, सिर्फ इतने से इलाके में। कि मतलब इतने छोटे से और दुनिया की आबादी कितनी है? 700 करोड़। तो दुनिया का 10% सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रहता है। अब मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ध्यान से समझना इसको। अब ये देखिए, यहां पर एक नया मैप लेके आपके लिए मैं, ये एशिया का मैप है। अब ये ऊपर जो है ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री रशिया, और यहां पर हमारा है बांग्लादेश, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक की कंट्री है एरिया वाइज, और ये है 95th रैंक की कंट्री एरिया वाइज। लेकिन यहां पर एक बहुत ही स्टार्क कंट्रास्ट है कि रशिया से ज्यादा आबादी बांग्लादेश की है। देख रहे हो आप कि इतना बड़ा रशिया और इतना सा बांग्लादेश, लेकिन आबादी बांग्लादेश की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रशिया का जो इतना बड़ा इलाका है ना, जो ऊपर वाला, ये सारा का सारा इलाका साइबेरिया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पर लोगों के रहने का बहुत ही कम है। इसलिए आप देखेंगे जो ये लाइन जा रही है ना, ये उराल पर्वतमाला है। उराल पर्वतमाला 2 हिस्सों में बांटते रशिया को। ये वाला हिस्सा है एशिया में, और यूराल पर्वत के इस साइड वाला हिस्सा है यूरोप में, इसीलिए यूराल से नाम पड़ा यूरोप। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आबादी इनकी यहाँ रहती है, और ये सारा का सारा इलाका, बहुत सारा इलाका है खाली पड़ा हुआ है। ये नीचे मंगोलिया जाता है, मंगोलिया के यहाँ पर भी एक टकला मकान नाम का एक डेजर्ट है, वो भी खाली पड़ा रहता है। यहाँ आप देखेंगे तिब्बत है इस साइड में, ये भी खाली पड़ा रहता है। तो इस तरह से होता क्या है, जहां पर लोगों को कंडीशंस अच्छी मिलती हैं वहीं पर ज्यादा आबादी हो जाती है। चलिए अब वापस हम अपने लेसन पर आते हैं। इन द रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरमेंट। रूरल एरियाज के अंदर होता क्या है, पीपल उस तरह से घर बनाते हैं जो उनके एनवायरमेंट को सूट करते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लांटिंग रूफ्स, places where water accumulates in the rainy season the houses are constructed on the raised platform or stilts। होता क्या है कि जहां पर भी, जैसे देखेंगे आप अलग अलग तरह से आपको घर मिलेंगे। जहां पर ज्यादा बारिश आती है, जहां पर ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पर आप घर देखेंगे कि ऊपर से झोपड़ी टाइप के होते हैं, ऊपर से ढलाने बनी होती है घरों की, ताकि पानी आए तो पानी सीधा नीचे आ जाए। और जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है, जैसे बाढ़ों के प्लेन होते हैं, जहां जैसे कोसी नदी के अंदर बिहार में हर साल बाढ़ आती है, बंगाल में दामोदर नदी में हर साल बाढ़ आती है,
तो ऐसी ऐसी जगहों पे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े डंडे से लगा के प्लेटफॉर्म बना के वहां पर अपना घर बनाते हैं। थिक मड walled houses with thatched roofs are very common in area of hot climate. Local material like stone, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. The towns are small and the cities are large urban settlements. जो towns होते हैं वो छोटे और cities बड़ी urban settlements होती हैं, शहरी settlements, शहरी बस्तियां। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. अब देखो जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर लोग क्या किस तरह के काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के, उत्पादन के, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, और सर्विसेज मतलब सर्विसेज होता है सेवाएं। जैसे आप देखेंगे कि अब सर्विसेज का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर आपको कोई सलाह देता है या आपको कोई टेस्ट वगैरह करता है, या देखिए जैसे आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो टीचर आपको असली में कुछ नहीं दे के भेजता, कि मतलब अगर आपको उसने पढ़ाकर भेजा है तो उसने आपको हाथ में से कोई चीज तो नहीं दे दी ना कि जिससे आपको कुछ मतलब कोई मटेरियल चीज उसने आपको नहीं दी है। तो इस तरह से लेकिन फिर भी आप उसको पैसे देते हो। टीचर है, बैंकर है, ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सर्विसेज वाले लोग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको अपनी सेवाएं देते हैं अपने दिमाग से। तो इन लोगों के लिए भी इकोनॉमी इसी तरह से चलती है। आगे देखिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स बाय विच, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। सिंपल सी बात है, परिवहन वो तरीका है जिससे लोग और सामान इधर से उधर जाता है। इन अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजियर विद द passage of time. Different means of transportation developed, but even today people use animal for transport. अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों को पहले शुरू में क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही जाया करते थे। बाद में उन्होंने जानवरों का यूज करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान को ढोने के लिए। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, जैसे जैसे मानवता ने विकास किया, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट आ गए। जैसे अगर आपको छोटी दूरी के लिए जाना होता था तो आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। बहुत दूर जाना होता था शुरू में तो शिप्स वगैरह यूज की जाती थी, लेकिन बाद में बहुत दूर जाना और जल्दी जाने के लिए एरोप्लेन्स आ गए। लेकिन अभी भी क्या होता है, जो कार्गो होता है, कार्गो मतलब जो बड़ा सामान होता है, जितने भी सारा सामान है, पेट्रोल हो गया वो तो टैंकर्स में आता है, जो वो भी शिप के जरिए लाया जाता है। जो और बाकी सामान हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ये सारे के सारे आज भी शिप से ही आते हैं। और अगर हमको कहीं और इधर उधर जाना हो तो लेकिन आज भी हम एनिमल्स को एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा गांव के अंदर घोड़ा गाड़ी, बग्गी वगैरह काफी कुछ होता है ये। इन आवर कंट्री डोंकीज, म्यूल होता है खच्चर, बुलोक्स एंड कैमल्स आर यूज्ड इन एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। ललामाज आर यूज्ड। जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका के सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, और यहीं पर दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है जिसे बोलते हैं एटाकामा डेजर्ट। एज आर याक्स इन तिब्बत। अब देखिए तिब्बत के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए याक्स मिलेंगे, लोग याक की सवारी करते हैं और याक पे अपना सामान ढोते हैं। द अर्ली ट्रेडर फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। दे टुक ईदर द सी रूट और द लैंड रूट। हुआ क्या कि शुरू में जब लोग भारत आया करते थे तो इनको कई सारे महीने लग जाया करते थे, या तो वो सी के रास्ते मतलब समुद्र से रास्ते आया करते थे या फिर जमीन के रास्ते आया करते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। सिंपल सी बात है, एरोप्लेन्स ने ट्रैवल को फास्टर कर दिया, और ये सबसे बड़ी रिवोल्यूशन है इंसानी ट्रैवल के अंदर कि इतने लंबे डिस्टेंसेस को, इतने बियॉन्ड द इमेजिनेशन डिस्टेंसेस को हम 1-2 दिन में कवर कर देते हैं। अब यहां से आपको यूएस से जाना होगा अगर, तो आपको हद से 2 दिन लगते हैं, जहां पर अगर लंदन आपकी फ्लाइट रुकती भी है तो भी आपको 2 दिन के अंदर अंदर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए जब आपको पहले के अगर समय में जाना पड़ता तो पहले आपको यूरोप के एंड तक, अटलांटिक के एंड तक आपको पैदल जाना पड़ता है यहां से। और बच्चे कई बार ये सवाल करते हैं कि सर क्या हम जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिखाता हूं। जैसे आपने देखा होगा रशिया तक मैंने आपको यूराल पर्वतमाला दिखाई थी, और वहां तक हमारे लैंड से हम कनेक्टेड हैं। तो अगर रशिया तक कोई पहुंच जाता तो उसके बाद आगे यूरोप तक जा सकते हैं आराम से। और नीचे अफ्रीका के अंदर भी बस यहाँ पे 3-4 किलोमीटर का जिब्राल्टर आता है। उसके बाद हम सारा का सारा ये जो इलाका है सारा हमारा एक साथ कनेक्टेड ही है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों आपस में कनेक्टेड ही हैं। अगर हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये थोड़ी सी। इसी प्रकार से जो नए नए ट्रांसपोर्ट के मेथड्स आते गए उन्होंने हमारी बहुत सारा टाइम और एनर्जी सेव की। और अब देखिए बाकी ट्रांसपोर्ट के साधन क्या हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ये हमारे बाकी मेन 4 साधन हैं।
और आज हम अपने लेसन को यहीं तक करेंगे। उसके बाद हमारा इन सारों साधनों को एक्सप्लेन करना और कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना रह जाएगा, वो मैं अगली वीडियो के अंदर आप सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, मैंने काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस साल मैं आपको सारे के सारे जितने एसएस की जितनी भी सारी वीडियोस होंगे लेसन की, वो सारी की सारी आपको खुद से कवर करवाऊंगा और आपको लास्ट में क्वेश्चन निकालना भी सिखा दूंगा इसके बीच में से ही। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।